हाल ही में एनसीईआरटी ने छठी जमात से 12वीं जमात तक के निसाब को तब्दील कर दिया है। तारीख से लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री तक सभी मज़ामीन में तब्दीलियां की गई हैं और तब्दीली की वजह कोरोना वबा की वजह से बच्चों पर तालीमी बोझ और नई तालीमी पॉलिसी बताई जा रही है। इस तब्दीली को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है और इसे बीजेपी के जरिए आरएसएस सोच को नई नस्ल पर थोपने की बात कही जा रही है और साथ ही इसकी मुखालिफत भी जोरों पर है। वाज़ेह की एनसीईआरटी की किताबें पूरे मुल्क में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। मेयारी तालीम के तहत इन किताबों को एतमाद की निगाह से देखा जाता है, लेकिन हाल ही में एनसीईआरटी की जानिब से छठी जमात से लेकर 12वीं जमात तक के निसाब में तब्दीली की वजह से एक नई बहस शुरू हो गई है। सियासी जमातें, तालीमी इदारे, समाजी तंजीमें इसे सोची समझी साजिश बता रही हैं। देखिए, कोरोना का तो कोई मामला ही नहीं है। आरएसएस की सरकार है ये, बीजेपी तो उसका पॉलिटिकल विंग है और आरएसएस की आइडियोलॉजी हमेशा से सामने रही है। वो एक एहसास शर्मिंदगी का शिकार रहे हैं और वो इस मुल्क में तारीख को, कल्चर को, सोसाइटी को बदलना चाहते हैं। ये ऐलान उनका हमेशा से रहा है और उनकी ये शर्मिंदगी रही है कि उन्होंने 800 साल के मुस्लिम रूल को अपने लिए गुलामी का दौर समझा है और उससे वो शर्मिंदा रहे हमेशा। तो गुलामी की हर एक अलामत को वो इस मुल्क से मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी तारीख में से भी, सकाफत में से भी और समाज में से भी। बहरहाल ये अब वो हुकूमत का माइट उनके साथ है, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मुल्क में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो आरएसएस के बनाए हुए इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको समझना चाहिए कि दुनिया 200 मुल्कों पर मुश्तमिल है, भारत अकेला मुल्क नहीं है और तारीख़ का सफ़र मुल्कों की जोग्राफियाई हुदूद में महदूद नहीं रहता, सारी दुनिया में सफ़र करता है। 2 हिस्से हैं। जो तालीमी पॉलिसी आई है, उस तालीमी पॉलिसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो मैटर ऑफ इंटेलेक्ट है, जो दानिशवराना इल्म है, वो सिलेबस का बोझ कम करने के नाम पर उसको कम किया गया। तो अब हम जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज है, डीप नॉलेज उनको हम देना नहीं चाहते। ये एनईपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और इसलिए जो साइंस और मैथमेटिक्स की आप बात कर रहे हैं या और सब्जेक्ट्स हैं, वो भी हटाए गए हैं। लेकिन हिस्ट्री में और लिटरेचर में जो चीज़ें हटाई गई हैं वो सिर्फ सिलेबस को कम करना उसका मकसद नहीं है। इसलिए कि जो चीज़ें हटाई गई हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मकसद सिर्फ सिलेबस कम करना नहीं है, बल्कि एक तारीख़, एक तहजीब और एक समाजी रिवायत को मिटाने की भी कोशिश है। देखिए, इनको कहाँ तक ठीक कहा जा सकता है। लगातार आप देखें 2014 से लगातार 2022 तक आप इस सरकार के स्टैंड देखेंगे, कदम देखेंगे, फैसले देखेंगे, लगातार इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ का इशू हो, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशंस रहें बड़े बड़े, उनको आप देखें, ये सरकार लगातार इस तरह के वॉर कर रही है कि उन पुरानी बातों को हटाया जाए। अब चाहे हम सेंट्रल विस्ता की बात करें या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो नए नए पाठ्यक्रम जोड़े जा रहे हैं, पुराने पाठ्यक्रम को हटाया जा रहा है, तो ये कोई एक नया उदाहरण नहीं है। उससे पूर्व में भी कितने ही इस तरह के कदम ये सरकार उठा रही है और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये चीज़ें बदलने से इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। आप इतिहास को झुटलाने की कोशिश कर रहे हो। सच यही है, उस समय जो हुआ वही हमारे बच्चे पढ़ते आए हैं, वही हमारे बच्चों को शिक्षा मिलती रही है और ये देश उस पर आगे बढ़ रहा था। आज जिस तरह से आरएसएस अपनी सोच को इस देश के अंदर डालने की कोशिश कर रही है, जिसमें अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो लगातार इस तरह के वो काम करते रहते हैं और देश के अंदर जो लगातार, चाहे हम उपद्रव की हम बात करें, चाहे हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देखें जिस तरह से जेएनयू में हुआ या दूसरे विश्वविद्यालयों में हुआ है, तो ये निरंतर प्रयास हैं इस सरकारों के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उचित नहीं है, ये इतिहास के साथ छेड़खानी उचित नहीं है। लेकिन संघ उन इतिहास के उन पन्नों को शायद निकालना चाहती है जहाँ जिन पन्नों पे इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके योगदान का इस राष्ट्र निर्माण में या इस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, उन पे ये सवालों पे जवाब नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं इतिहास को बदलने की साजिश पूरी सोच समझ के की जा रही है, उसमें आरएसएस की सोच को डाला जा रहा है। ये कोरोना की वजह से बोझ का ये बिल्कुल भी तार्किक बात नहीं लगती कि बोझ कम कर रहे हैं। बोझ के लिए तो बहुत सा आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए थे, आपने कहा कि उसने बहुत ज़्यादा जो अमूलचूल परिवर्तन किए हैं, बच्चों को मानसिक दबाव नहीं रहेगा, वो सब तो चीज़ें आपने कर दी हैं। अब आप चुन चुन कर वही
पाठ्यक्रम कहिए या जो चैप्टर्स हैं, नेहरू जी के जो डैम के सिलसिले में, बांध के सिलसिले में जो उन्होंने परिकल्पना की है बांधों को लेके कि टेम्पल्स ऑफ इंडिया, वो जो एक तुलनात्मक एक जो संज्ञा दी है, उससे बढ़िया कोई मतलब आधुनिकीकरण नहीं हो सकता। एक सोच, दूरगामी सोच उनका दर्शाता है। हालांकि एनसीईआरटी पहले ही ये साफ कर चुका है कि जो बदलाव किए जा रहे हैं उनके पीछे कोरोना महामारी और बच्चों के ऊपर से किताबों का बोझ कम करना है, लेकिन वो बदलाव ही क्या जिस पर राजनीति न हो। यही वजह है इस मामले में भी जमकर बयानबाजी और राजनीति हो रही है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में तब्दीली मजहब को लेकर सियासी घमसान शुरू हो गया है। हिंदू तंजीमों के जरिए जहां 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के मजहब तब्दील करने की बात कही जा रही है, वहीं मजहब तब्दील करने वालों का कहना है कि उनका मजहब इस्लाम से कभी कोई ताल्लुक नहीं था। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला रतलाम के अंबा गांव में बंजारा समाज के दर्जन से ज्यादा लोगों के मजहब तब्दीली करने को लेकर सूबे में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। हिंदू तंजीमों का कहना है कि गांव के दर्जन से ज्यादा लोगों ने मजहब को लेकर शिकायत की तो गांव में शिव पुराण का इनेकाद कराया गया और मजहबी रसूमात के बीच उनका मुंडन करवाकर स्नान कराया गया और फिर उन्हें जनेऊ पहनाया गया। इस ताल्लुक से आनंद गिरी महाराज कुछ इस तरह से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आयोजन रखे, वो लोग शिव पुराण सुनने आए और चलते शिव पुराण में उन लोगों का भावना जगा और वो लोग कहने लगे कि हम बहुत सताए जा रहे हैं, हमारी पीढ़ियां परेशान हैं, हम पूर्व से जिस धर्म में रहे उस धर्म को धारण करना चाहते हैं। वो का ऐसा आग्रह रहा, उन्होंने अपना आधार कार्ड, वोटर ID के साथ में शपथ पत्र एफिडेविट करवा के यहाँ दिया और सारी समाज के सामने सनातन धर्म को उन लोगों ने स्वीकार किया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जिन लोगों का मजहब तब्दील करने की बात की जा रही है उन लोगों का इस ताल्लुक से क्या कहना है। जब इन लोगों से बात की गई तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि वो जन्मों से हिंदू धर्म का हिस्सा हैं। उन्होंने कभी मजहब इस्लाम को नहीं अपनाया, अलबत्ता अपने पेट की आग बुझाने के लिए मुस्लिम घरानों से मांग कर खाते थे। पहले कौन से धर्म में थे और अब काय में आ गए हो? हमारे बाप दादे बहुत ही सिर्फ मुसलमान नाम को मांग के खाते थे। हम सदियों से देवी देवता पूजते आए और मुसलमान नमाज ममाज कलमा मलमा तो कुछ नहीं आता, हम हिंदू ही है, मगर मुसलमान नाम पे मांग के खाते बार बार जाते थे। फकीर में थे तो मांग खा के और ऐसा पेट का गुजारा करते थे। हम हिंदू धर्म थे तो हम हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में हम आना चाहते थे, इसलिए हम हिंदू बन गए। कभी मस्जिद में नहीं गए, न नमाज पढ़े, दरगाह पे जाते थे, कभी दरगाह पे जाते थे जावरा शरीफ, और हम फकीर बन के मांगकर खाते थे। इतना धर्म लाए थे तो हमारा रास्ता जो है फकीरी बन गए थे, भटक गए थे। वहीं इस मामले पर मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए फिरका परस्त ताकतों पर समाज में मजहबी मुनाफरत के जरिए माहौल खराब करने का इल्जाम लगाया। यही लोग हैं जो मांगकर, भीख मांगकर जो है अपना गुजर बसर करते हैं, गरीब लोग हैं और उन्होंने खुद इंटरव्यू में साफ कह दिया है कि हम तो पहले भी हिंदू थे, अब भी हिंदू हैं, उनके नाम जो है हिंदू के ही नाम हैं। तो ये जो फ़िरका परस्त तंजीमें हैं उसको उछाल रही हैं, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा ख़राब प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए था। वो अपने धर्म में और अपने धर्म में रह रहे हैं, वो मुसलमान नहीं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जिन लोगों का मजहब तब्दील करने का दावा किया जा रहा है, जब उन लोगों का खुद ये कहना है कि वो पहले भी हिंदू धर्म का हिस्सा थे और अब भी हैं, तो फिर मजहब की तब्दीली का शोर क्यों मचाया जा रहा है। जमीयतुल उलमा ने ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। बीजेपी के कौमी तर्जमान डॉक्टर जफर इस्लाम ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि अग्निपथ स्कीम वक्ती तौर पर नौजवानों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इसका असर देरपा है, जिसके फवायद ज्यादा हैं। कुछ दुश्मन अनासिर सोच वाले लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं।
अग्निपथ को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार विपक्ष जो है वो हमला बोल रहा है, उनका कहना है कि युवाओं में आक्रोश देखने को भी मिल रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक अग्निपथ का सवाल है, मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टीज ने इसको ठीक से समझा नहीं। उनको समझने की जरूरत है। युवाओं में कोई गुस्सा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे उनको सब बात समझ में आएगी, इसलिए कि इससे देश मजबूत होगा, देश हित में फैसला है, हमारे युवाओं को जॉब मिलेगी और युवाओं को बेहतरी के लिए किया जा रहा है। साथ साथ आर्मी भी मजबूत होगी। लेकिन जिनको राजनीति करनी है वो इस पर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए कि उनके पास राजनीति करने के लिए कोई और मुद्दा ही नहीं बचा है, तो ऐसे मुद्दे पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी से जिस तरीके से लगातार पूछताछ की जा रही है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है और अभी एमपी एमएलए सबकी बैठक भी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को ईडी सवाल कर रही है। ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसका काम है सवाल करना। उनके पास जब जो लीड्स होती है, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद जब चार्जशीट होगा, ये अपनी सफाई कोर्ट में दे। लेकिन जिस तरह से ये पूरे तौर से एमएलए एमपी और सबको जो रोड पे उतर रहे हैं, उससे समझ में आता है कि दाल में काला बहुत ज्यादा है। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है उम्मीदवार, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं और ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगे? देखिए, बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जो सेंट्रल बोर्ड की टीम है, जो हमारी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए ने सबने मिलकर फैसला जो लिया है, बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। इसमें कई चीजें अचीव होती हैं, जैसे एक महिला है, दूसरी बात एक आदिवासी महिला है, उड़ीसा से अब तक कोई नहीं आया है, तो और साथ साथ उनका जो हम्बल बैकग्राउंड है वो अपने आप में दर्शाता है कि हर वर्ग को हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। जो बात कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, वो चीज आज इस पूरे डिसीजन में दर्शाती है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज एससी और एसटी इनकी बातें करते हैं, उनको आज आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे वो और जितनी पार्टियां हैं। मुझे उम्मीद है कि वो सब आगे बढ़ चढ़ के इनका सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे इस कैंडिडेचर का। अटल जी के करीबी यशवंत सिन्हा उनको टक्कर देंगे, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब देखिए, अब इसके बारे में मैं क्या कहूं, अभी से दूध और पानी जो साफ दिखता है। तो आप जफर इस्लाम को सुन रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि अभी से ही जो नतीजे हैं वो साफ तौर पर दिखने लगे हैं। कैमरामैन योगी के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे सफरे हज की। हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की सूबे से मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट के लिए रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। एमपी के आज़मीन हज की पहली परवाज मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से 25 जनवरी को होगी और इन्हें 48 घंटे कबल मुंबई हज हाउस में रिपोर्टिंग करना है। इसलिए आज़मीन हज अपनी सहूलियात के मुताबिक मुंबई पहुंच रहे हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आज़मीन हज के काफिले का एमपी हज कमेटी के सेक्रेटरी और दीगर जिम्मेदारान के जरिए फूलों से इस्तकबाल किया गया। आज़मीन हज के लिए हज कमेटी के जरिए इंतजामात तो किए गए थे। रेलवे के जरिए स्पेशल कोच नहीं लगाए जाने और एमपी से आज़मीन हज की परवाज नहीं होने पर समाजी तंजीमों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। इंशाल्लाह सभी लोग वहाँ जाकर मक्का मुकर्रमा में इस देश के अमन के लिए, सुकून के लिए, भाईचारे के लिए सभी लोग दुआ करेंगे और इस देश की जो संस्कृति है गंगा जमुना, उस पर सब लोग दुआ करेंगे। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि सभी लोगों का हज कबूल हो। हाजी साहिबान और हजानी साहिबान सभी लोग खुशी खुशी जा रहे हैं, अब एक अल्लाह के घर में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस देश के लिए दुआ करेंगे और अमन चैन आमान रहे। 2020 में भरा था, तो अल्लाह ने उस टाइम पे भी बुला, नंबर आ गया था। अब इधर तो 2022 में भरा था रमज़ान में, तो अल्लाह ने इस बार कबूल कर लिया माशाल्लाह। हर ईमान वाले का अरमान होता है बैतुल्लाह के दीदार करने का। मेरा भी बचपन से अरमान था और अल्लाह ने उसे कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका करम और एहसान है। अल्लाह ने अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरे देश की चैन अमन और शांति के लिए। देखिए, अभी तक जब से मध्य प्रदेश हज का प्रोग्राम शुरू हुआ है, तब से मध्य प्रदेश हज कमेटी जो कर सकती थी और वहाँ के जो इंचार्ज प्रभारी थे उन्होंने काम किया बहुत अच्छा। लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो उनके क्राइटेरिया से बाहर थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे। हमें इस बार उम्मीद थी कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री चूँकि मध्य प्रदेश से हैं, तो हमें बहुत
ऐसी उम्मीद थी, संभावनाएं थी बहुत अच्छी कि इस बार भोपाल से और इंदौर से फ़्लाइटें होंगी, लेकिन हमारे जो हज्जाज इकराम जाते हैं, हम सब की तमन्ना होती है कि हम उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने जाएं, तो हमारे मध्य प्रदेश के लोग उस बात से वंचित रह गए। मेरी रेलवे मिनिस्ट्री से और उड्डयन मंत्रालय से दरख्वास्त है कि आइंदा जो हज का सीज़न आए उसमें इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जाए, और अभी जब हमारे हाजी वापस आएंगे तो कम से कम उनकी वापसी में जो रेलवे में एक्स्ट्रा कोचेस का पुराने समय से जो बंदोबस्त होता चला रहा है उसका ज़रूर बंदोबस्त किया जाए। बहुत प्रॉब्लम है, वेटिंग बहुत ज़्यादा है, वेटिंग कंफर्म नहीं हुई है। जो कि त्यों है RSC जो कि त्यों है, तत्काल में टिकट नहीं है। और भोपाल पहले से ही काफ़ी रहता है, काफ़ी टाइम से कि हाजी लोग मुंबई पंजाब मेल से जाते हैं। इकलौती एक पंजाब मेल ही जो कि यहाँ पे भोपाल लोग पसंद करते हैं भोपाल के। और पंजाब मेल में स्पेशल कोच लगाने चाहिए थे, कुछ एक्स्ट्रा कोच लगाने चाहिए थे। काफ़ी CO ने, हज कमेटी ने काफ़ी वहाँ पर रिक्वेस्ट की रेलवे से, रेलवे ने कुछ नहीं किया, स्पेशल कोच नहीं लगाया ना एक्स्ट्रा कोच लगाया। आज़मीन हज की सूबे से मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट के लिए रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन आज़मीन हज के लिए ट्रेनों में स्पेशल कोच नहीं लगाए जाने से आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल से मुंबई जाने वाली ट्रेनों में आज़मीन हज के लिए स्पेशल कोच लगाने को लेकर MP स्टेट हज कमेटी और भोपाल MLA आरिफ मसूद के जरिए भोपाल DRM को खत भी लिखा गया था, लेकिन इस जानिब महकमा रेलवे की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं होने से आरिफ मसूद ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। आरिफ मसूद ने हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत सबका साथ की बात तो करती है, लेकिन वजीर बराए शहरी हवाबाजी का मध्य प्रदेश से ताल्लुक होने के बाद भी MP से हज परवाज के लिए मौका नहीं दिया जाना अफसोसनाक है। देखिए, मैंने कल भी DRM भोपाल से बात करी और उन्होंने मुझे एक का हवाला दिया। हमेशा से होता रहा है कि ये व्यवस्था रेल को करना थी, रेल विभाग को, और उनको चाहिए था कि जो हाजी जहाँ जहाँ से आए वहाँ पे अतिरिक्त कोच लगा दिए जाएं ताकि जो पैसेंजर जाते हैं उनको दुश्वारी ना हो। लेकिन क्योंकि अब 2-3 साल से फ़्लाइट से जा रहे थे तो इसलिए किसी का रुझान भी इधर नहीं था। उन्होंने हज कमेटी ने उनको 2-3 दिन पहले इंटीमेट भी किया, लेकिन उन्होंने व्यवस्था नहीं करी। कल फिर मैंने उनको ख़त भी लिखा और कल मेरी DRM भोपाल से बात हुई, जिसमें उन्होंने मुझसे कहा कि नए नियम के हिसाब से अब DRM भोपाल को ये राइट्स नहीं है, जहाँ से गाड़ी चलेगी वहीं से कोच लगने का प्रावधान हो गया है। तो हमने उनसे कहा कि हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी करिए। तो DRM ने भी रिक्वेस्ट करी है भोपाल, और भोपाल हज कमेटी ने भी करी है, और मैंने भी करी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह होना चाहिए। और ये एक बहुत गलत तरीका है सरकार का और सरकार में बैठे लोगों का और मंत्रियों का कि उनको ऐसी चीज़ों में तो कम से कम इनिशिएटिव लेके प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक हज पे जाने वाला हाजी परेशान होकर जाए तो ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं। MIM अमरावती के एक वफ्द ने बल्दिया कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें MIM ने मुतालबा किया कि शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बारिश के मौसम में चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। ऐसे में इन इलाकों के राहगीर काफी मुश्किलात का सामना करते हैं। ताहम इस मरतबा इलाके के लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए इन इलाकों में जल्द अज जल्द मरूम डाला जाए ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात दूर हो। आज हम यहाँ पे आयुष साहब के पास में आए हैं। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बारिश की वजह से जो दिक्कतें बढ़ चुकी है, उसके लिए हम यहाँ आयुष साहब को बोलने के लिए आए थे कि हमारे पश्चिमी क्षेत्र में जो है मुरम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई इलाके ऐसे हैं जो कीचड़ में, जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे नालियाँ नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों को घर तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे आयुक्त साहब को जो है निवेदन देने के लिए आए थे MIM अमरावती की तरफ से कि आप जो है हमारे इलाके में जल्द से जल्द मुरम का जो है योजना आप कीजिए, एक पूरा नियोजन बनाइए और मुरम पूरे एरिया में शुरू कीजिए, जिसकी वजह से लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है उससे लोगों को आसानी हो। क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा अब शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से जल्द से जल्द मुरम अगर ये लोग डाल देंगे तो लोगों को उसकी आसानी होगी। ड्रग्स के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने खुसूसी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। इस मुहिम के तहत आने वाले जुमे को मसाजिद में मंशियात के मुज़िर असरात पर खुतबात पेश किए जाएंगे। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के मुआविन जनरल सेक्रेटरी मौलाना सुलेमान खान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 26 जून को ड्रग्स मुखालिफ डे के तौर पर मनाया जा रहा है। जो 24 तारीख को जुमा का दिन है और जुमा का खुतबा एक बड़ा अहम जो है मौका होता है जब मुसलमान
बड़ी तादाद में मस्जिद में जमा होकर खुतबा उलमा किराम के जो है खिताबात सुनते हैं, तो ये फ़ैसला किया गया है कि इंशाअल्लाह 24 की तारीख़ को एक मुस्तकिल इसी उन्वान पर जो है हर मस्जिद में जुमा का खिताब हो, इसकी कोशिश की जाएगी। ऑल इंडिया मिली कौंसिल के नायब सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने एक खुतबा जुमा मुरतब किया है जो तमाम खुतबाए किराम को पहुंचाया जा रहा है। देखिए अभी ड्रग्स में क्या है, सिर्फ ड्रग बोले तो एक ही एंटी ड्रग्स में नहीं आता है। सिगरेट से लेके मतलब जो भी नशा देने वाली चीज़ है, लाइक यूज़ किया हुआ शेल्स को तोड़ के बनाते हैं। जो सिरप्स मिलता है मेडिकल में, तो थोड़े सिरप्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से दिया जाता है। तो थोड़े बहुत मेडिकल्स वाले क्या करते हैं, इस पर रोशनी नहीं डालते, ध्यान नहीं देते, कोई भी आयत दे रहे हैं। तो हम इन सब चीज़ों को अलर्ट करना है, सबको अलर्ट करना पड़ता है। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ों पर अगर सबको हम अवेयरनेस करेंगे, सभी इस पर ध्यान देंगे, तो हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे इस चीज़ को। गुज़िश्ता 10 जून को जुमे के दिन इलाहाबाद में होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में यूपी पुलिस ने MIM पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में पुलिस ने MIM के मकामी सदर शाह आलम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस का इल्जाम है कि शाह आलम ने जुमे के रोज एहतजाज के दौरान लोगों को उकसाने और तशद्दुद पर आमादा करने की कोशिश की थी। पुलिस की इस कार्रवाई पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। MIM के रियासती तर्जुमान मोहम्मद फरहान का कहना है कि यूपी पुलिस MIM कारकुनान को फर्जी तरीके से मुकदमात में फंसाने की कोशिश कर रही है। फरहान ने मकामी पुलिस इंतजामिया को चैलेंज किया कि अगर शाह आलम के खिलाफ कोई सबूत है तो उसे मंजर आम पर लाया जाए। देखिए MIM के जो ज़िला अध्यक्ष आलम साहब का नाम लिया जा रहा है, ये बेबुनियाद है, कोई भी इसका एक एविडेंस नहीं है। ADG साहब ने जो नाम लिया उसमें ये बात कही है उन्होंने, उनका ही बयान में बता रहा हूँ कि CA और NRC के प्रोटेस्ट में इनकी संलिप्ति थी, इसी आधार पर इन्हें क्या नाम है इसमें संलिप्त हो सकते हैं, ये कहा है। आपके पास आपको 72 घंटे का समय दिया जा रहा है। आप MIM पार्टी को नहीं बल्कि मीडिया चैनल्स को एविडेंस उपलब्ध करा दीजिए कि ये है एविडेंस, इस एविडेंस के आधार पर जिला अध्यक्ष MIM पार्टी की संलिप्ति थी कि उन्होंने उपद्रवियों को फाइनेंस किया या उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर नारेबाजी